गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। आप देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज ऑफ 12th क्लास इकोनॉमिक्स मेरे यानी अरुण कोठारी के साथ। जैसा कि इससे पहले हम 11 वीडियोस बना चुके हैं, तो ये है 12th पार्ट एमसीक्यू सीरीज का। आप सभी को पता ही है कि पिछले 9 पार्ट्स जो हमने बनाए थे उनमें से 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आए हैं, 7 क्वेश्चन आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में नजर आए हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये है 12th पार्ट, और हम इससे पहले सारे पार्ट जो बना चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पे देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम नई वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि किसी भी देश में जीडीपी को किस प्रकार से जांचा जाता है या मापा जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि किसी देश के उत्पादित एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के द्वारा, एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के बाहर से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के द्वारा, और एक देश द्वारा एक वर्ष में बाजार मूल्य के उत्पादित वस्तुएं। चौथा पॉइंट दे रखा है इसमें एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। तो देखिए इसमें जो आंसर है, पहले हम डेफिनेशन अगर पढ़ना चाहें जीडीपी की, तो जीडीपी की परिभाषा यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा होती है एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो अगर इस डेफिनेशन को हम पढ़ें तो पहले वाले पॉइंट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी देश द्वारा उत्पादित एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य। देश द्वारा उत्पादित एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं, बाहर से नहीं आना चाहिए, और केवल एक देश एक वर्ष में बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तुएं नहीं, वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य। यहां पर कभी वस्तुओं की बात करें तो नहीं माना जाएगा, केवल और केवल अपने देश के बाहर के देशों की भी बात करें तो नहीं माना जाएगा, केवल अपने देश की बात करें, एक रेखा वर्ष की बात करें और वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य की बात करें, मार्केट प्राइस की बात करें, अगर वो बाजार मूल्य की बात करें अगर वो, तो ही हम उसे मानेंगे कि वो जीडीपी की बात कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य एक लेखा वर्ष की अवधि में देश के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवा के मूल्य के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं ध्यान से। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का और जिसमें आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाती है, जीडीपी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वहां पर ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर टिप्पणी कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सभी को पता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया। इसमें बाजार सर्वोत्तम वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी है। अब दोनों पॉइंट्स देखने, इसमें बाजार सर्वोत्तम वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। बी पॉइंट कह रहा है कि आपका बाजार की विफलता पर सरकार वस्तु और सेवाओं को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होती है। तो अब आपसे आंसर पूछा जाता है कि बताइए दोनों कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए इसका बेसिक आसान सा आंसर है, आपको सबको पता ही है कि जो है जब भी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें सरकार अपने अधीन कंट्रोल ले सकती है कभी भी। ऐसा ही होता है कि बाजार में सर्वोत्तम वस्तुओं को उपलब्ध कराने, क्योंकि कंपटीशन होता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं इसमें, तो बाजार में सर्वोत्तम वस्तु सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायी होता है बाजार में उपस्थित जितने भी विक्रेता हैं उनके ऊपर। यह पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात जो आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि बाजार की विफलता, मान लीजिए कोई वस्तु बहुत महंगी हो रही है तो सरकार क्या करती है, सरकार उन वस्तुओं पर सब्सिडी करके लोगों तक वो सामान पहुंचाने की कोशिश करती है। सरकार स्वयं उन वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, चाहे वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती हो। तो सरकार कभी भी अपने हाथों में ले लेती है कोई भी वस्तु जो कि मतलब अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुंचा रही होती है या अर्थव्यवस्था में किसी तरीके से लोगों को हानि पहुंचा रही, क्षति पहुंचा रही होती है, चाहे वो फिर आर्थिक रूप से, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो बाजार विफलता अगर होती है तो सरकार वस्तु और सेवाओं के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है, स्वयं सरकार सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। ये दोनों ही पॉइंट सही है तो पॉइंट ए और बी दोनों सत्य है। आंसर इसका सी हो गया। इसकी आपको यहाँ पर ये लिंक वो दे रखी है, हाइड आंसर्स दे रखे, हिंट दे रखी है, इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता पश्चात निम्नलिखित में से कौन से किन पहलुओं पर भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की थी। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किन पहलों ने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। अब आप सबको पता ही है कि हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई थी, 1960 से 70 के दशक में क्या हुआ था, 70 से 80 के दशक में क्या हुआ था, हरित क्रांति कब आई, ठीक है, 67 to 68 क्या हुआ था, सब आपको पता ही है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी
जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसके बाद उन्होंने मतलब हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ने की कदम बढ़ाए। तो ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता है। तो अब जो पॉइंट्स उसने बताए हैं वो बोल रहे हैं कि बताइए कि इनमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि उत्पादकता को बढ़ाने में उन्होंने हमारी मदद की थी। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं कि भूमि सुधार, बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि का सीमा निर्धारण या उच्च पैदावार वाले बीज यानी कि HYV सीड्स। देखिए जो मैक्सिको से हमने मंगवाए थे, आप सभी को पहले से पता होगा ये थ्योरी जो है, जब जापान के ऊपर हमला किया अमेरिकन ने, जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने ही मिलकर के क्या करा कि कुछ बीजों को खोजा जो कि मैक्सिको में पाए जाते थे, और मैक्सिको और अमेरिकन बीजों को मिलाकर के कोई एक नए बीज पैदावार की खोज करी, जिसे वो उच्च पैदावार वाले बीज नाम दिया था उन्होंने, हाई यील्डिंग सीड्स या HYV सीड्स जो भी उसका नाम था। तो ऐसे बीजों का क्या होता था कि इसके द्वारा अनाज जो उत्पादन होता था, जैसे गेहूं है तो गेहूं का दाना जो है वो बड़ा होगा, यानी कि उसी जगह पर उसी क्षेत्रफल पे अनाज ज्यादा उत्पादन हो। ऐसी मदद क्यों करी अमेरिका ने? अमेरिका ने ऐसी मदद जापान की करनी इसलिए चाहिए क्योंकि अमेरिका ने ही जापान को तबाह किया था। तो हमने भी उसी को ध्यान में रखते हुए, पहली हरित क्रांति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने भी उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करा, अपने देश में भी मैक्सिकन वही बीजों को मंगवाया। 18,000 किस्म की बीजें मंगवाई थी हमने, जिसका हमने प्रयोग करा ताकि हमारे यहाँ पर हरित क्रांति आए। इसके अलावा भी भूमि सुधार, बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि की सीमा निर्धारण आदि चीजों का भी प्रयोग हुआ था। भूमि सुधार तो चकबंदी आप सभी को पता ही होगा कि अलग अलग बिखरी हुई जोतें जो थी उनको मिलाकर के एक कर दिया गया, तो ये भूमि सुधार कार्यक्रम निकाले इन्होंने। बिचौलियों का उन्मूलन कर दिया था, जो बीच में दलाल हुआ करते थे, जो ब्रोकर्स हुआ करते थे, उनको हटा करके सीधा मंडियों तक पहुंचाने का कार्य करा सामान को। तीसरा था भूमि का सीमा निर्धारण, मतलब जो जमींदारों के पास भूमि अधिक मात्रा में हुआ करती थी उसका सीमा निर्धारित कर दी कि अब इससे अधिक मात्रा में आपके पास भूमि नहीं होनी चाहिए। और HYV सीड्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसका आंसर होगा A, B, C और D सभी। तो D आंसर है। आप यहाँ पर एक बार ध्यान से इसकी जो हिंट दे रखी है, हाइड आंसर्स दे रखे हैं, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पॉज करके वीडियो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DK कर्वे समिति से किस चीज से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर बहुत आसान है, इसीलिए मैंने आंसर को छुपाया नहीं है। आप सभी को पता ही है कि DK कर्वे समिति जो संबंधित है आपकी, वो संबंधित थी ग्राम एवं लघु उद्योगों से। जो गांव में जो लघु उद्योग खोलने की बात की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रोत्साहित हो सके, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक समिति का निर्माण किया गया था जिसका नाम था DK कर्वे समिति। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1956 से पहले, क्योंकि हमने पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने पूरा फोकस करा था कृषि संबंधित। तो 1955 यानी कि जो 51 से 56 तक की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 1955 में इसका गठन किया गया। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा केवल और केवल लघु उद्योग, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कर सके। अगला पॉइंट आता है, अगला जो है क्वेश्चन हमारे पास, आयात प्रतिस्थापन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। आयात प्रतिस्थापन मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अपने देश में जो वस्तुएं बाहर से आयात कर रहे हैं उन चीजों को प्रतिस्थापित करके अब से हम उसका उत्पादन चालू कर दें, तो इसे हम बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन। तो इसका उद्देश्य विदेशी स्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा करना था, बिल्कुल सही बात है। और इसमें आयात संरक्षण हेतु प्रशुल्क और कोटा को अपनाया गया। हाँ, प्रशुल्क मतलब जो वहां से सामान आ रहा है उस पर अधिक मात्रा में कर लगा देना। दूसरा हो गया कोटा, यानी कि निश्चित कर दिया गया कि इससे ज्यादा मात्रा में आप वस्तु को यहाँ पर बेच ही नहीं सकते। तो इसमें दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर आपका हो गया C, पहला और दूसरा दोनों पॉइंट, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं था। आयात प्रतिस्थापन की नीति आपको यहाँ पे पता लगी। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और आंसर इसका C। इसके जो हाइड आंसर है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता पश्चात विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाइए। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है और कब की बात कर रहा है ये बात कर रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो थी स्थिति, उसमें बोल रहा है कौन से क्षेत्र। 3 क्षेत्र है ना हमारे पास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो पहला हो गया कृषि, एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया उद्योग और तीसरा हो गया सेवाएं। यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है। तो इन्हें हमने लाइन से लगाना है कि कौन सा क्षेत्र पहले है, कौन सा बाद में और उसके बाद कौन सा है। तो देखिए अभी अगर स्वतंत्रता के पश्चात हम देखें कि हमारे अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे की ओर बढ़ने वाला, और उसने बोला है घटते क्रम पे, तो सबसे तेजी से आधार पर घटते हुए क्रम में लगाना है हमें। तो सबसे तेजी से जो घट रहा है वो कौन सा उद्योग है हमारे यहाँ पर, वो सबसे तेजी से जो है देखिए वो औद्योगिक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो हमारा अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है वो अब दे रहा है तीसरा क्षेत्र यानी कि सेवाएं। तो पहले आ जाएगा 3,
ठीक है। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए आपका कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में आपका पहला और सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा है, दूसरा, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। तो इस तरीके से 3-1 तो देख लेंगे, 3-1-2 आपका यहाँ पर दे रखा है। आपको देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने फिर से बता रहा हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन आपसे पूछ तो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान कौन सा क्षेत्र दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि सेवाएं वाला क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र दे रहा है। देखिए 1951 में ये बहुत कम था, लेकिन अब स्थिति इसकी थोड़ी अलग है। अब स्थिति ऐसी है कि सेवा क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा योगदान प्रदान कर रहा है, ठीक है, जबकि कृषि क्षेत्र आपका आजादी के समय सबसे ज्यादा योगदान प्रदान कर रहा था। लेकिन अगर हम 1990-91 के आंकड़ों को ध्यान से देखें तो उस समय हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र हमारा अधिक योगदान प्रदान कर रहा है, लगभग 40% हमारा सेवा क्षेत्र योगदान कर रहा है और कृषि क्षेत्र हमारा 35% के आसपास है, ठीक है। तो डाटा याद रहना भी जरूरी है इकोनॉमिक्स में, और इससे क्या होता है टीचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने इन्फॉर्मेशन उसके पास जो पहुंचाई है वो मतलब बताती है कि आपने मतलब बहुत डीप जा करके मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तैयारी करी है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको ये डाटा याद हो जाए। 1951 में इतना था और 1950 में बढ़कर इतना होगा। कौन सा क्षेत्र है ये, सेवा क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हाइड आंसर्स हैं और काफी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इसीलिए कम क्वेश्चंस मैं कराता हूं ताकि आप जब पेपर में क्वेश्चन करें तो आपको पता लगे कि हाँ एमसीक्यू सीरीज की कितनी अहमियत है, एमसीक्यू सीरीज से कितना फायदा हुआ। सिर्फ एमसीक्यू नहीं हो रहे हैं यहाँ पर आपके 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर होते जा रहे हैं। और मैं फिर से गारंटी ले रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इसमें से देखेंगे अपने पेपर में। तो बिना टेंशन के तैयारी करते रहिए, 15-15 मिनट जो भी है एक वीडियोज के लिए निकालते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपके जब एग्जाम होने वाले हो तब तक आपकी एमसीक्यू सीरीज की वीडियो भी ये कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है ना। तो अब आज तो इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। जैसी सिचुएशन अभी हो रही है कोरोना से रिलेटेड तो आपको पता ही है, घर पे रहिए जितना हो सकता है। जितना ज्यादा हम घर पर रहेंगे उतना ही जल्दी लॉकडाउन सरकार ओपन करेगी, क्योंकि उतने ही जल्दी जो है रिकवर हो जाएंगे लोग और फैलेगा नहीं कोरोना। तो प्लीज घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स तो उसी टाइम पर होने वाले हैं जिस टाइम पर होने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।